नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूँ। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में जो हमारा पहला भाव होता है वो लग्न होता है। उसमें बैठी हुई राशि और उसका स्वामी इस कुंडली का स्वामी होता है, यानी वो लग्नेश होता है। जन्म के समय जो भी राशि पूर्व दिशा में होती है वही राशि लग्न का स्वामी बनती है और उसका स्वामी लग्नेश बनता है। लग्नेश कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है। जैसे मान लेते हैं यह मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि है और इसका स्वामी मंगल है। यदि मंगल 5वें भाव में बैठ जाए तो 5वें भाव के जो प्रभाव हैं, यानी पुत्र सुख, शिक्षा, ज्ञान, पुत्र की शिक्षा, पुत्र से संबंधित जो भी सुख हैं, ये इनकी प्रधानता को बढ़ा देगा, यानी इनके प्रभाव को बढ़ा देगा। अब ये भी देखना जरूरी होता है कि उस भाव में वो है क्या, कहीं नीच का तो नहीं है। वैसे लग्नेश जब भी चौथे, 5वें में और 9वें और 10वें भाव में बैठता है तो ये बहुत अच्छा योग होता है, इन भाव में बहुत अच्छा फल देता है। खैर वो बात की बात है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो उस भाव में किस राशि में बैठा है। क्या वो उच्च का है, क्या वो उच्च राशि है, क्या वो नीच राशि है। इसी कुंडली को लेते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की अगर कुंडली है और इसमें इसका स्वामी मंगल है और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, यानी अगर वो 10वें भाव में बैठ जाए तो उच्च का होगा और यहां बहुत अच्छा फल देगा। और यही मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा। पहले नीच और उच्च को समझते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और बुध मीन राशि में नीच का होता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और शनि तुला राशि में उच्च का होता है और शनि मेष राशि में नीच का होता है। शनि तक ही ऊंच और नीच देखते हैं। राहु और केतु के बारे में ऋषि पाराशर कहते हैं कि ये जिस भी भाव में बैठते हैं उसी भाव के अनुसार फल देते हैं, पर कुछ ज्योतिषियों के अलग अलग मत हैं। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और राहु धनु राशि में नीच का होता है। केतु धनु राशि में उच्च का होता है और केतु मिथुन राशि में नीच का होता है। इनकी एक खास डिग्री पर भी इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसे सूर्य अगर मेष राशि में 10 अंश का हो, मेष राशि में 10 अंश तक परम उच्च का होता है और सूर्य तुला राशि में 10 अंश तक परम नीच का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे आगे अंश हो जाएंगे तो नीच खत्म हो जाए, नहीं, ये नीच का ही रहेगा। लेकिन जो सबसे अधिक शुभ और अशुभ फल देते हैं वो अपने निश्चित अंश तक ज्यादा असरदायक होते हैं। जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश तक बहुत परम उच्च का होता है, लेकिन अगर ये 10 अंश हो तब भी उच्च का ही होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंश तक परम नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक बहुत परम उच्च का होता है और मंगल कर्क राशि में 28 अंश तक परम नीच के होते हैं।
बुध कन्या राशि में 15 अंश तक बहुत परम उच्च का होता है और बुध मीन राशि में 15 अंश तक परम नीच के होते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में 5 अंश तक बहुत परम उच्च का होता है। इसके बाद अगर वो 15 अंश हैं तब भी वो उच्च के ही होंगे। और बृहस्पति मकर राशि में 5 अंश तक परम नीच के होते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक परम उच्च होते हैं और शुक्र कन्या राशि में 27 अंश तक परम नीच के होते हैं। शनि तुला राशि में 20 अंश के परम उच्च होते हैं और शनि मेष राशि में 20 अंश तक परम नीच होते हैं। राहु मिथुन राशि में 15 अंश तक परम उच्च होते हैं और राहु धनु राशि में 15 अंश तक परम नीच होते हैं। केतु धनु राशि में 15 अंश तक बहुत परम उच्च का होता है और केतु मिथुन राशि में 15 अंश तक परम नीच के होते हैं। इसको एक साधारण विधि से समझते हैं, ऐसे थोड़ी वो हो सकती है, एक साधारण विधि से समझते हैं। जैसे इस कुंडली में लेते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। यदि सूर्य पहले भाव में बैठा हो, मेष राशि है तो ये उच्च का है। इसके ठीक सामने यानी कि 7वीं राशि तुला है तो ये नीच के हो जाएंगे। यानी जो ग्रह अपनी सीधे सामने राशि में बैठ जाता है तो वो नीच का हो जाता है। जैसे सूर्य मेष में उच्च है तो तुला में नीच है। चंद्रमा अगर यहां वृष राशि में बैठ जाए तो ये परम उच्च है, लेकिन अगर ये ठीक इसके सामने वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो परम नीच का होता है। यानी कि ठीक 7वीं राशि में ये बैठ जाए तो परम नीच का हो जाता है। जैसे ही गुरु यहां यदि ये कर्क राशि में बैठा हो तो ये परम उच्च है और इसके ठीक सामने मकर राशि में यदि बैठा हो तो गुरु परम नीच का हो जाता है। जो भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसके ठीक 7वीं राशि में यानी ठीक सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाता है। जैसे बुध है, बुध कन्या राशि में उच्च का है और ठीक सामने मीन राशि में ये नीच का हो जाएगा क्योंकि इसकी 7वीं राशि मीन है। जैसे शनि है, ये तुला राशि में उच्च का है, ठीक सामने इसके मेष राशि है तो मेष राशि में ये नीच का हो जाएगा। जैसे मंगल है, ये मकर राशि में उच्च का है, इसके ठीक सामने 7वीं राशि है कर्क तो कर्क राशि में ये नीच का हो जाएगा। इसी तरह अगर मिथुन राशि में यानी तीसरे नंबर पर यदि राहु बैठा हो तो ये परम उच्च का होगा। इसके ठीक सामने यहां धनु राशि में यदि राहु बैठा हो तो ये नीच का हो जाएगा। और केतु यदि धनु राशि में बैठा हो तो उच्च का है और ठीक सामने मिथुन राशि में बैठा हो तो ये नीच का है। राहु केतु का होता क्या, ये ठीक सामने ही बैठते हैं। ये जब भी बैठेंगे ठीक आमने सामने यानी कि 7वें घर में ही बैठते हैं। अगर ये मिथुन में है तो ये धनु में बैठेगा, अगर राहु लग्न में बैठा है तो केतु सप्तम में होगा, यदि राहु चतुर्थ में बैठा है तो केतु 10वें में होगा। यानी कि ठीक सामने ही बैठता है। उच्च राशि में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो बहुत ही शानदार फल देता है, यानी कि उसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ फल देता है। वहीं अगर वह अपनी नीच राशि में चला जाए तो उसका विपरीत हो जाता है। मुझे लगता है कि उच्च राशि और नीच राशि समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।